हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। सीएचएसएल की 14 मार्च की दूसरी शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक कंप्लीट विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। आज की दूसरी शिफ्ट दोस्तों जीके जीएस करंट के क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए हैं। दोस्तों अब आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा 100%। आने वाली शिफ्टों में आप औरों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों नोबेल पुरस्कार का पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नोबेल पुरस्कारों को आप अच्छे से पढ़कर जाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, शांति के क्षेत्र में दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। आपको दोस्तों नोट करके रखना है कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूं। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी वसीयत के माध्यम से वर्ष 1895 में, कब, वर्ष 1895 में दोस्तों 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। इसको आप याद रखें, कितनी श्रेणियों में की गई थी? 5 श्रेणियों में की गई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, ये दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ है? 1901 में दिया गया था पहली बार। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये दोस्तों कब दिया गया था? 1968 में। ये डेटें आप याद करके रखें, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया? 1968 में। चिकित्सा का कब दिया गया था? 1901 में। दोस्तों इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? स्वांते पावो। इसको आप ध्यान में रख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। किसको दिया गया है? स्वांते पावो। स्वांते पावो इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों शांति के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आप सबको पता है शांति के क्षेत्र में 2 संगठन हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो रूस की संगठन है, रूस का संगठन कौन सा है? मेमोरियल। और एक दोस्तों यूक्रेन का संगठन है, कौन सा? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इन 2 संस्थाओं को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और एक व्यक्ति हैं, कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, एलिस वेलात्स्की। ये दोस्तों एक व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है। अगर आपसे व्यक्तिगत रूप में पूछा जाए तो आप व्यक्तिगत रूप में बताएंगे, अगर आपको संस्थागत पूछा जाए तो आप संस्थागत के रूप में बताने वाले हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र, इनका नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? एनी अर्नोक्स। मैंने आपको नोट भी कराया था, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 100% 1 से 2 नंबर आप सही करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। सिंपल सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। अनुच्छेद 79, 80, 81, 82। तो आप सबको पता है सरला, आपने कई बार ट्रिक पढ़ी होगी। सरला ये दोस्तों संसद से संबंधित है। संसद से संबंधित कौन सी है? 79। दोस्तों राज्यसभा से संबंधित कौन सी है? 80। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और लोकसभा से संबंधित कौन सी है? 81। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह किससे संबंधित है? लोकसभा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको पीएम बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। दोस्तों अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, या आपको भारत का गवर्नर बनना है, या वाइस प्रेसिडेंट बनना है, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 64 में, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सुरेश एन पटेल वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। कई बार इस सवाल को मैंने दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस वाले प्रैक्टिस सेट में कराया है। अगर आपने अभी तक एसएससी एमटीएस के सेट्स नहीं देखे, आप 8 से 10 क्लासेस पढ़ी हुई, उनको आप देख कर जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल आपके डेली सही होने वाले हैं उस क्लासेस के अंदर से। सुरेश एन पटेल, इनका संबंध किससे है? तो आप सबको पता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति। कौन सी समिति थी? संथानन समिति।
संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? साजी केवी। केवी साजी करके दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। इसको भी आप नोट करें, आने वाली शिफ्ट के लिए सवाल बन सकता है। दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, माधवीपुरी बुच। और इसका दोस्तों अधिनियम कब का है? सेबी का अधिनियम दोस्तों कब का? 1992 का इसका अधिनियम है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। इसको भी आप नोट कर लें। प्रसार भारती, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गौरव द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गौरव द्विवेदी। इसको आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों अभी सुबह की शिफ्ट में मैंने आपको ये सवाल कराया था, दूसरी शिफ्ट में हूबहू आपसे ये सवाल पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं। प्राणहिता, इंद्रावती, वैनगंगा, उपरोक्त सभी। तो मैंने दोस्तों आपको नोट कराया था गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, इंद्रावती और वैनगंगा। ये तीनों दोस्तों आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे दोस्तों ये ऑप्शन में पूछा गया था वैनगंगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों फिर से एक बार आपको मैं फिर नोट करा देता हूं, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे कृष्णा नदी की अगर आपसे सहायक नदी पूछी है तो आपको याद रखना है घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंग भद्रा और एक मूसी। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और बाकी सबकी सहायक नदियाँ मैंने दोस्तों आपको पहली वाली शिफ्ट में नोट कराई हैं, उसको आप जरूर देख लें। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में वहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री के सवाल को। पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये प्रश्न आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? परवेज शाह के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या इल्तुतमिश के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? परवेज के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और कहां करवाया गया था? पटना में। पटना बिहार में करवाया गया था। ये दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या बनवाया है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि आगरा का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इसको भी आप नोट करके रखें। अगर आपसे पूछा जाए बीबी का मकबरा ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ऐतमा अब्दुल्ला का मकबरा, कौन सा दोस्तों? ऐतमा अब्दुल्ला, इसको आप लिख लें। ऐतमा अब्दुल्ला, इसका मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम सागर के नाम पर है। सिंपल सवाल आपसे पूछा गया था, तो आपको ऐसा आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। दोस्तों अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपको याद होगा अंडमान निकोबार में ही स्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अंडमान निकोबार में दोस्तों एक है बैरन द्वीप, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। पुडुचेरी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां पर स्थित हैं? पुडुचेरी में स्थित हैं। कितनी है? 30।
इसको भी आप याद कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं ऑप्शन को लेकर मैं आपको सारे बता रहा हूँ। हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वीं अनुसूची से कोई सवाल पूछा गया था। आइए दोस्तों अनुसूची का पूरा पोस्टमार्टम बताता हूं मैं आपको। एक एक अनुसूची में आपको नोट करा देता हूं। इससे बाहर अगर अनुसूची में सवाल बना तो आपसे इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं अनुसूची को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए पहली अनुसूची में दोस्तों क्या है, तो आपको याद रखना है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य मतलब कितने राज्य होंगे, कितने यूटी होंगे, ये किसमें? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया? वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब किसके अंदर है? दूसरी में। तीसरे में क्या है? शपथ, शपथ किसमें? तीसरी में। चौथी में दोस्तों क्या दे रखा है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसको आप पूरा लिखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये दोस्तों किसमें? चौथी में। बात करते हैं पांचवी में। पांचवी दोस्तों क्या है? शेड्यूल एरिया। क्या दिया है? शेड्यूल एरिया पांचवी में। छठी अनुसूची में दोस्तों मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों का उल्लेख है? 4। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको मैं MI लिख देता हूँ, इसको आप पूरा लिखेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको याद होगा संघ राज्य समवर्ती सूची। इन सबका उल्लेख किसके अंदर दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है, पहला संविधान संशोधन 1951, इसको आप ध्यान में रखेंगे, 1952 सॉरी दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लें, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसको आप नोट करें। ये सब अनुसूचियां मैंने आपको नोट करा दी, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो आज हमको मिल पाए। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।